दुनिया में चालाक ठगों की कमी नहीं रही, लेकिन बिहार की धरती से एक ऐसा खिलाड़ी निकला जिसने धोखाधड़ी को कला बना दिया। उसका असली नाम, उसकी उम्र, यहां तक कि उसकी मौत की तारीख भी उतनी ही नकली थी जितना उसका हर कागज। सोचिए, कोई आदमी ताजमहल 3 बार, लाल किला 2 बार और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक बेच दे। सुनकर झटका तो लगता है ना, लेकिन यह सब हकीकत थी। वो अपने शिकार को ऐसे फंसाता कि सामने वाला उसे अपना हमदर्द समझने लगे। कभी खुद को फाइनेंस मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट बताता, तो कभी किसी बड़े अफसर की पहचान दिखाकर लोगों को चूना लगा देता। उसकी चालाक जुबान और शानदार प्लानिंग के आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन तक सूटकेस भरकर पैसे उसके हवाले कर देते। उसकी ठगी के जाल में व्यापारी, नेता, पुलिस वाले, विदेशी और यहां तक कि प्रोस्टिट्यूट तक आकर फंस जाते। एक बार किसी ने उससे कहा, नटवरलाल, तू ये सब कब तक करेगा? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक लोग लालच में अंधे रहेंगे, मेरा धंधा बंद नहीं होगा। जेल उसके लिए सजा नहीं, बल्कि छुट्टी मनाने की जगह जैसी थी। कभी बीमारी का बहाना बनाकर निकल जाता, तो कभी अफसरों को उल्लू बनाकर। हद तो तब हो गई जब उसने जेल से ही आदेश देकर पुलिस वालों से अपने खेतों की खुदाई करवा ली, ताकि उसकी पत्नी बीज बो सके। सोचिए, जिस मिट्टी ने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, वहीं से यह ठग भी निकला। दोनों ने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत ने एक को देश का गौरव बना दिया और दूसरे को सदियों का सबसे बड़ा ठग। उसके कारनामे इतने हैरत अंगेज थे कि बॉलीवुड भी उनसे बच नहीं पाया। अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की बंटी और बबली और इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल, ये सब फिल्मों की जड़ें उसी की असल जिंदगी से निकली थी। लोग कहते थे कि जब वो जेल के बाहर होता तो पूरी पुलिस फोर्स उसकी तलाश में पागल हो जाती, और जब जेल के अंदर होता तो पूरा सिस्टम उसकी चालाकियों से परेशान रहता। एक बार उसने मजाक में कहा था, साहब, मैं जेल में भी रहूं तो खेल बंद नहीं होता। फर्क बस इतना है कि बाहर मैं इमारतें बेचता हूं और अंदर से खेत खुदवाता हूं। आज भी जब उसकी ठगी की दास्तान सुनाई जाती है तो लगता है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो, लेकिन यह हकीकत थी। वो आदमी जिसे दुनिया नटवरलाल के नाम से जानती है, अपने द्वार में इतना बड़ा खिलाड़ी था कि उसका नाम सुनते ही लोग आज भी दंग रह जाते हैं। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। साल 1912 में बिहार के सिवान जिले के जीरादेही इलाके के रुया बंगरा गांव में उसका जन्म हुआ। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ गवर्नमेंट सर्विस में भी थे, इसलिए घर में पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक शानदार नौकरी करे, लेकिन मिथिलेश का मन पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल और शतरंज जैसे खेलों में भटकता रहता। बचपन से ही उसमें चालाकी और शरारत का अलग ही मिक्स था। एक बार उसके पड़ोसी सहाय ने उसे बैंक ड्राफ्ट जमा करने भेजा। वहां जाकर जब उसने देखा कि क्लर्क साइन मैच करके ड्राफ्ट वेरीफाई कर रहा है, तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। अगर मैं ये सिग्नेचर हूबहू कॉपी कर लूं तो पैसे निकालना कितना आसान हो जाएगा। घर आते ही उसने पेन उठाया और चंद मिनटों में सहाय का सिग्नेचर बिल्कुल सही उतार दिया। इसके बाद उसने पड़ोसी के अकाउंट से धीरे धीरे करके 1000 रुपए निकाल लिए। उस वक्त की यह रकम आज के लाखों के बराबर थी, लेकिन चोरी ज्यादा दिन छुपी नहीं। सहाय को बैंक से खबर लगी तो वो सीधा मिथिलेश के घर पहुंचा और उसके पिता से शिकायत कर दी। पिता ने गुस्से में बेटे की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई ने मिथिलेश के अंदर विद्रोह जगा दिया। नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया और सीधा कोलकाता का रुख किया। कोलकाता उसके लिए बिल्कुल अनजान शहर था, न रिश्तेदार न पैसा। हालत ऐसी हुई कि कई बार भूखे पेट रहना पड़ा। तभी उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वो शहर के बड़े सेठ केशवराम के पास पहुंचा और बोला, मैं बच्चों को पढ़ाने वाला क्वालिफाइड प्राइवेट ट्यूटर हूं, आपके बच्चों के लिए बेस्ट साबित हो सकता हूं। सेठ उसकी बातों में आ गया और 30 रुपए महीने पर उसे रख लिया। अब रहने खाने का इंतजाम हो गया तो उसने पढ़ाई भी आगे बढ़ाई। 12वीं तक पढ़ चुका था, इसलिए यूनिवर्सिटी में B.Com में दाखिला ले लिया। कुछ वक्त बाद उसने सेठ से किताबों के लिए एडवांस मांगा, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। गुस्से में उसने ट्यूशन छोड़ दी और फर्जी डॉक्यूमेंट से उसी स्कूल में टीचर की नौकरी पकड़ ली जहां सेठ के बच्चे पढ़ते थे। यह देखकर सेठ को झटका लगा। मजबूरी में उसने माफी मांगी और ज्यादा सैलरी पर फिर से बच्चों को पढ़ाने का ऑफर दिया। मिथिलेश मन ही मन हंसा और बोला,
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। धीरे धीरे उसने सेठ का भरोसा पूरी तरह जीत लिया और अब उसके कपड़ों के बिजनेस को टारगेट किया। उस वक्त मार्केट में कपड़े की कमी थी। मिथिलेश ने झांसा दिया, बॉम्बे में मेरा रिश्तेदार बड़ा कपड़ा व्यापारी है, 4,50,000 में करीब 200 बेल्स यानी 400 किलो माल बेच रहा है। सौदा सुनकर सेठ लालच में आ गया और पैसे लेकर अपना एजेंट मिथिलेश के साथ बॉम्बे भेज दिया। रास्ते में मिथिलेश ने एजेंट को बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और पुलिस की खतरनाक कहानियां सुनाकर इतना डरा दिया कि होटल पहुंचते ही एजेंट ने पैसे उसे पकड़ा दिए और बोला, तुम अकेले ही जाकर डील फाइनल कर लो। मौका मिलते ही मिथिलेश पैसे लेकर फरार हो गया और कुछ दिन बाद पटना पहुंचा। वहां पिता को 1 लाख रुपए दिए और बड़ी शान से बोला, अब मैं एक बड़ी कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूं। थोड़े समय बाद वह फिर कोलकाता लौट आया, लेकिन दिसंबर 1937 में सेठ ने अपने गुंडों से उसे पकड़वाने की कोशिश की। इस बार उसने कहानी कर दी, बॉम्बे पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी, इसलिए पैसे छोड़कर भागना पड़ा। मगर इस बार सेठ उसकी बातों में नहीं आया और 4 दिन में पैसे न लौटाने पर जान से मारने की धमकी दे दी। मिथिलेश ने उल्टा पुलिस में शिकायत कर दी और सेठ के काले कारोबार का भांडा फोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि सेठ फंस गया और मिथिलेश बच निकला। अब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने इलाके की प्रोस्टिट्यूट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। नकली शराब पिलाकर उन्हें बेहोश करता और फिर उनके पैसे व गहने लेकर रफू चक्कर हो जाता। यही वो साल था जब पहली बार पुलिस उसकी चालाकियों से टकराई। उसने फौज के नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर मेटकब स्ट्रीट पर पड़े करीब 9 टन सरकारी लोहे को बेच डाला। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पहली बार 6 महीने की जेल काटनी पड़ी। उस वक्त किसी ने मजाक में उससे पूछा, क्यों रे, अब क्या करेगा? तो वो हंसते हुए बोला, जेल की 4 दीवारी भी मेरे खेल को नहीं रोक सकती। देखना, अगली चाल और भी बड़ी होगी। मिथिलेश पर पहली जेल की सजा का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा अब उसे लगने लगा कि ठगी ही उसकी असली पहचान है। धीरे धीरे उसका नाम एक ऐसे नए चेहरे से जुड़ने वाला था जो आने वाले वक्त में ठगों के लिए मिसाल बन गया। साल 1940 में कपड़ा बाजार में टेक्सटाइल गुड्स की जबरदस्त कमी थी। इसी मौके को कैश करने के लिए उसने अपने गुजराती साथी नटवर लाल के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई। दोनों खुद को बॉम्बे के टेक्सटाइल कमिश्नर का परचेस ऑफिसर बताते और कपड़ा बनाने वाले कारोबारियों से सीधे कांटेक्ट करते। वादा करते कि उन्हें बेहद सस्ती कीमत पर खूब सारा कॉटन दिलवाएंगे। प्रूफ दिखाने के लिए ये दोनों नकली रेलवे रिसीट सामने रखते और कहते, माल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्टेशन पर उतर रहा है, वहीं से जाकर कलेक्ट कर लेना। कमी से परेशान व्यापारी उनकी बातों में फंस जाते और एडवांस में भारी रकम दे देते। लेकिन जब आजमगढ़ स्टेशन पहुंचते तो वहां माल के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि यह खेल ज्यादा दिन नहीं चला। पुलिस ने छापा मारा और मिथिलेश दबोच लिया गया, लेकिन उसका साथी वहां से भाग निकला। अब हुआ यह कि पुलिस को पूरा कंफ्यूजन हो गया। उन्हें लगा कि यही आदमी नटवर लाल है। नतीजा, केस दर्ज हुआ नटवर लाल के नाम से और इसी पल से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव हमेशा के लिए नटवर लाल बन गया। जेल से छूटने के बाद लोग उसे असली नाम से नहीं बल्कि सिर्फ नटवर लाल के नाम से पहचानने लगे। कम उम्र में कई बार जेल की हवा खा चुका था, लेकिन उसकी आदतें सुधरने के बजाय और ज्यादा खतरनाक हो गईं। उसने कम पैसों में रेलवेज में गाड़ी बुक करने और फर्जी रिसीट बनाकर व्यापारियों को छूना लगाना शुरू कर दिया। एक बार उसने एक बिजनेसमैन को कंसाइनमेंट भेजा, लेकिन जब उस आदमी ने डिब्बा खोला तो अंदर सामान की जगह ईंट और पत्थर भरे थे। फिर नटवर लाल ने नकली बैंक चेक्स का खेल शुरू किया। उसका तरीका बेहद सिंपल था। वो किसी भी नए शहर में पहुंचकर पहले एक नामी बैंक में अकाउंट खुलवाता, फिर ज्वेलरी शॉप से छोटे मोटे सामान असली चेक से खरीदता ताकि दुकानदार का भरोसा जीत सके। जब भरोसा पूरी तरह जम जाता तो अचानक वही अकाउंट खाली कर देता और अलग अलग ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने खरीद लेता। पेमेंट देता तो सिर्फ बाउंस होने वाले चेक से। जब दुकानदार बैंक पहुंचते तब तक उसका अकाउंट जीरो और नटवरलाल गहनों समेत गायब। ऐसी ठगियों की सीरीज के बाद वो पहुंचा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। यहां उसने खुद को बॉम्बे का बड़ा बिजनेसमैन लक्ष्मी नारायण बताकर नया जाल बिछाया। उसने एक शुगर कंपनी के मैनेजर एलन मित्तल से 72,000 रुपए की चीनी खरीदने का डील किया और एडवांस के तौर पर 4,000 रुपए भी थमा दिए।
भरोसा जीतने के बाद मित्तल ने पूरी चीनी बॉम्बे एड्रेस पर भेज दी, लेकिन बाकी का पेमेंट देने के बजाय नटवरलाल खुद बॉम्बे भाग गया और वही माल शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहन गुरनानी को बेच दिया। इस सौदे से उसे सीधा 56,000 रुपए का फायदा हुआ। हमेशा की तरह वो इस काम को अंजाम देकर दूसरे शहर में निकल लिया। इस बार उसने अपना नया ठिकाना बनाया दिल्ली। यहां वो पहुंचा राजा ज्वेलर्स और खुद को तत्कालीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह का पर्सनल असिस्टेंट बताकर बोला, साहब के बेटे की शादी है, जल्दी गहनों की जरूरत है। दुकानदार महंगे गहने ले आया, लेकिन पेमेंट का तरीका नया खेल था। उसने दुकानदार से कहा, आपका आदमी मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक भेज दीजिए, वहीं पेमेंट कंफर्म करा दूंगा। दुकानदार का आदमी उसके साथ गया। वहां नटवरलाल अंदर चला गया और इतनी एक्टिंग की जैसे सच में कोई बड़ा अफसर हो। बाहर खड़ा आदमी यही सोचता रहा कि सचमुच वो मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट है। उस वक्त अगर किसी ने उससे पूछा होता, नटवरलाल तू कब रुकेगा, तो शायद वो हंसकर कहता, रुकना मुझे आता ही नहीं, क्योंकि हर नया शहर, हर नया शिकार मेरा इंतजार करता है। एक बार फिर उसने वही चाल चली। बाहर निकलकर दुकानदार के आदमी को एक फर्जी बैंक ड्राफ्ट थमा दिया, जिस पर पूरे 82,000 रुपए लिखे थे। दुकानदार को लगा पेमेंट पक्का हो गया, लेकिन नटवरलाल तो गहने समेटकर रफू चक्कर हो चुका था। कुछ वक्त बाद उसने यही खेल कनॉट प्लेस की एक बड़ी घड़ी की दुकान में भी खेला। इस बार उसने खुद को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर N.D. तिवारी का पर्सनल असिस्टेंट DN तिवारी बताकर कहा, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग होने वाली है और हर मेंबर को एक एक घड़ी गिफ्ट दी जाएगी, तो भाई सबसे महंगी घड़ियां दिखाइए। दुकानदार ने भरोसा किया और नटवरलाल ने 93 लग्जरी घड़ियां चुन ली। पेमेंट की बात आते ही उसने वही पुराना डायलॉग मारा, पेमेंट नॉर्थ ब्लॉक में होगा। दुकानदार ने अपने आदमी को उसके साथ भेज दिया और वहां उसने फिर से एक नकली ड्राफ्ट पकड़ा दिया, करीब 33,000 का। 2 दिन बाद जब दुकानदार बैंक पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राफ्ट पूरी तरह नकली निकला। नटवरलाल का दिमाग इतना तेज था कि वही ट्रिक बस हल्का सा ट्विस्ट देकर अलग अलग शहरों में दोहराता और हर बार कोई ना कोई उसके झांसे में आ जाता। वाराणसी में उसने डिस्ट्रिक्ट जज अंबिका पांडे बनकर 25,000 की घड़ियां उड़ा ली। शाहजहांपुर में एक वॉच डीलर से 48 घड़ियां ले भागा। कानपुर के सदर बाजार में उसने इतनी ढाक जमा दी कि दुकानदार ने उसे अपनी VIP सूटकेस पकड़ा दी, जिसमें 83 घड़ियां थी। लेकिन कब तक किस्मत साथ देती। अगले महीने जब गोरखपुर में वही कहानी दोहराने गया तो वहां का दुकानदार चालाक निकला। उसने तुरंत उसकी बातों में फंसने का नाटक किया और गुपचुप पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसा हमेशा होता था, जेल में ज्यादा दिन वह टिकता नहीं था। कुछ ही समय बाद फिर से भाग निकला। कहा जाता है कि उसके शिकार सिर्फ छोटे दुकानदार ही नहीं थे। उसने अपने शातिर दिमाग से टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े बड़े नामों तक को छूना लगाया। कभी वो समाज सेवी बन जाता, कभी जरूरतमंद बिजनेसमैन, और फिर भारी भरकम डिमांड ड्राफ्ट्स और चेक्स लेकर गायब हो जाता। लेकिन असली शोहरत तब मिली जब उसने अपनी चालाकियों से ताजमहल को 3 बार, लाल किला को 2 बार और यहां तक कि पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन को भी एक बार बेच डाला। सोचिए, जिस दिन उसने पार्लियामेंट बेचा, उस वक्त वहां देश भर के सैकड़ों सांसद मौजूद थे और सेशन चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, भला यह कैसे मुमकिन है कि एक आम सा दिखने वाला शख्स इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बेच दे? दरअसल उसका तरीका ही ऐसा था। नटवरलाल सूट बूट पहनकर फॉरेनर्स के पास पहुंचता और खुद को सरकारी अफसर बताता, जिसके पास इन इमारतों को बेचने का अधिकार है। वो उन्हें असली जैसे दिखने वाले नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाता, जिनमें हर डिटेल मौजूद होती। उसकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त थी कि उसके एक्सेंट और कॉन्फिडेंस से सामने वाले फॉरेनर्स फौरन भरोसा कर लेते। लाखों रुपए देकर वो ये डील फाइनल कर देते और नटवरलाल पैसे लेकर गायब हो जाता। यहां तक कि पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन बेचने के लिए उसने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हूबहू जैसे दिखने वाले नकली सिग्नेचर भी बना डाले। जब विदेशी खरीदार अपने अधिकार जताने मॉन्यूमेंट्स पहुंचे, तब जाकर उन्हें समझ आता कि वे एक ठग के शिकार हो गए हैं। लेकिन तब तक नटवरलाल का नामो निशान भी नहीं मिलता। उसकी सबसे खतरनाक चाल ये थी कि हर जगह वो नए नए नामों से सामने आता। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि उसके कुल 52 अलग अलग नाम थे, और जब एड्रेस पूछ लिया जाता
तो बड़े मजे से राष्ट्रपति भवन या किसी मुख्यमंत्री का घर बता देता। एक बार पुलिस उसके बताए पते पर रेड मारने पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। पता चला कि वो एड्रेस असल में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का था। अब सोचिए, उसकी चालाकियों का लेवल ही कुछ ऐसा था। ठगी, धोखाधड़ी और चोरी के इतने केस उसके खिलाफ दर्ज थे कि गोरखपुर, अहमदाबाद, वाराणसी से लेकर पटना तक दर्जनों शहरों में उसकी गिरफ्तारी हुई। हर जगह जेल की हवा खाई, लेकिन ज्यादातर बार वो किसी न किसी बहाने से भाग निकलता। एक बार पटना में पेशी के बाद जब पुलिस उसे वापस जेल ले जा रही थी तो उसने अचानक एक इमोशनल स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। बोला, साहब बस थोड़ी देर मेरी बीवी से मिलने दीजिए, पता नहीं कब फिर मौका मिले। पुलिस वाले मान गए और उसे एक घर के अंदर ले गए। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, पिछली गली से ऐसे भागा कि पुलिस वाले बाहर दरवाजे पर ही उसका इंतजार करते रह गए। नटवरलाल ठगी का ही नहीं, भागने का भी मास्टर था। पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि वो 8 बार जेल से फरार हुआ। मार्च 1956 में उसे मेरठ में पकड़ा गया। उस वक्त उसके ऊपर 35 केस चल रहे थे। 10 महीने बाद उसे लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया गया। वहां उसने अपनी मीठी बातों से जेलर को ऐसा पटाया कि जेलर खुद उसकी मदद करने को तैयार हो गया। नटवरलाल ने कहा, अगर मेरी मदद करोगे तो 5 लाख कैश तुम्हें दूंगा। जेलर लालच में आ गया। उसके आदमी एक बड़ा बॉक्स लेकर आए जिसमें ऊपर से नोटों की गड्डियां सजी थीं। जेलर को यकीन हो गया और उसने उसे पुलिस सुपरिटेंडेंट की वर्दी दिला दी। नटवरलाल ने मूंछों पर ताव मारा, वर्दी पहनी और बड़े इत्मीनान से जेल के गेट से बाहर निकल गया। वहां पहले से एक कार इंतजार कर रही थी और वो उसमें बैठकर 9-2-11 हो गया। बाद में जब जेलर ने बॉक्स खोला तो नीचे कागज की कटिंग्स निकली। बस ऊपर की कुछ गड्डियां ही असली थीं। जेलर गुस्से से पागल हो गया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। साल 1996 में जब उसकी उम्र 84 साल हो चुकी थी, तब उसने अपनी आखिरी और सबसे चर्चित भागने की घटना को अंजाम दिया। उस वक्त वो कानपुर जेल में बंद था, चलने फिरने की हालत में नहीं था, व्हील चेयर पर ही इधर उधर ले जाया जाता। उसने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी, मेरे पैरों का इलाज दिल्ली में ही संभव है। जेल प्रशासन मान गया और 2 पुलिसकर्मी उसे लेकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे। वहां से व्हील चेयर पर बाहर लाया गया। एक पुलिस वाला व्हील चेयर वापस करने गया और दूसरा उसके पास खड़ा रहा। तभी नटवरलाल ने मासूमियत से कहा, सिपाही जी, बहुत मन कर रहा है, 1 कप चाय पिला दीजिए। पहले तो पुलिस वाले ने मना किया, फिर सोचा ये बेचारा हिल भी नहीं सकता और चाय लेने चला गया। लेकिन जब लौटा तो हैरान रह गया। नटवरलाल वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। चारों ओर तलाशी ली गई पर उसका कोई पता नहीं चला। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज थे और सिर्फ 9 में ही कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कुल मिलाकर 113 साल की कैद। लेकिन अपनी चालाकियों के दम पर उसने केवल 20 साल जेल में काटे। उसकी हाजिर जवाबी भी मशहूर थी। एक बार कानपुर की अदालत में जज ने पूछा, इतनी सफाई से ठगी कैसे कर लेते हो? नटवरलाल मुस्कुराया और बोला, जज साहब, क्या आपके पास 1 रुपया है? जज ने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने कहा, पहले दीजिए फिर बताता हूं। जज ने जिज्ञासा में 1 रुपया दे दिया। उसने वो रुपया जेब में रखा और बोला, बस ऐसे ही लोग खुद ब खुद चीजें मुझे थमा देते हैं। पूरा कोर्टरूम हंसी से गूंज उठा और जज भी अपनी मुस्कान छुपा ना सके। इसी तरह वाराणसी जेल में इंडिया टुडे का एक रिपोर्टर उससे मिलने आया। लंबा इंटरव्यू लिया और पूछा, इस बार कैसे पकड़े गए? नटवरलाल ने ठंडी सांस भरकर कहा, इस बार भी मुझे पूरा यकीन था कि नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन शायद भगवान की मर्जी कुछ और थी। रिपोर्टर ने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? नटवरलाल ने बिना सोचे कहा, हां, जब भी मैं मुश्किल में फंसता हूं तो भगवान को याद करता हूं, और सच बताऊं, भगवान मेरे सामने खड़े होकर मेरी मदद भी करते हैं। रिपोर्टर हंस पड़ा और अगला सवाल दागा, लेकिन आप हर बार जेल से कैसे भाग जाते हो? नटवरलाल ने बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भागता तो मैं कभी नहीं हूं। पुलिस वाले खुद दरवाजा खोलकर कहते हैं, मिस्टर नटवरलाल, अब आप यहां से निकल जाइए। इसके बाद रिपोर्टर ने फिर पूछा, क्या आपने अमिताभ बच्चन वाली फिल्म मिस्टर नटवरलाल देखी? इस बार नटवरलाल जोर से हंसा और बोला, जब असली हीरो मैं ही हूं तो अपनी ही कहानी देखने क्यों जाऊं? लेकिन हां, इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर डेफेमेशन का केस जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे परमिशन तो ली ही नहीं। कहानी यही खत्म नहीं होती। नटवरलाल एक बार लखनऊ की सेंट्रल जेल में बंद था।
उसकी पत्नी हर महीने उसे खत भेजती और हर बार यही लिखती, खेतों में जुताई के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन नटवरलाल ने 7-8 महीनों तक कभी जवाब नहीं दिया। जेलर को यह बात बड़ी अजीब लगी। एक दिन उसने खुद ही नटवरलाल को खत थमाते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी बार बार पैसे की परेशानी बता रही है, लेकिन तुम जवाब क्यों नहीं देते? नटवरलाल हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हो तो इस बार मैं जवाब जरूर लिख दूंगा। उसने अपनी पत्नी को खत लिखा, चिंता मत करना, बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा, और अगर पैसों की जरूरत हो तो खेत में सोने चांदी के गहनों और नोटों से भरा बक्सा मैंने दबा रखा है, उसे निकाल लेना और खर्च चला लेना। खत पढ़कर जेलर के तो होश उड़ गए, क्योंकि नटवरलाल पर पहले से लूट और ठगी के सैकड़ों केस थे। पुलिस तुरंत उसके गांव पहुंची और बताए गए खेत की खुदाई शुरू कर दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर पुलिस वापस लौट गई। कुछ महीने बाद पत्नी का एक और खत जेल पहुंचा। उसमें लिखा था, मेरे खेतों की इतनी बढ़िया जुताई कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार की फसल तो कमाल की आई है। यहीं से साबित हो गया कि नटवरलाल जेल में बैठे बैठे भी पुलिस को अपने हिसाब से नचाता था। भले ही देश की नजरों में वह ठग था, लेकिन अपने गांव में उसे लोग इज्जत से देखते थे। गांव वाले कहते थे कि वह अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों की मदद करता था, एक तरह से उनका अपना रॉबिन हुड। एक बार जब उसके बारे में पूछने रिपोर्टर गांव पहुंचा तो वहां के एक बुजुर्ग ने साफ कहा, नाम इज्जत से लेना भाई साहब, वो सिर्फ नटवरलाल नहीं, मिस्टर नटवरलाल हैं। गांव वालों के मुताबिक वह आखिरी बार 3 गाड़ियों के काफिले के साथ गांव आया था। उसने एक बड़ा टेंट लगवाकर पूरे गांव के लिए भंडारा करवाया और जाते जाते हर शख्स को 100 रुपए भी बांटे थे। उस वक्त 100 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वो कभी गांव लौटा ही नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसके भागने के बाद तो पुलिस भी हाथ मलती रह गई। साल 2009 में उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी डाली कि 25 जुलाई 2009 को उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए सारे केस बंद कर दिए जाए। लेकिन जब कोर्ट ने उसके भाई गंगा प्रसाद को बुलाया तो उसने चौंकाने वाला जवाब दिया, कौन सा नटवरलाल? हमारा नटवरलाल तो 1996 में ही मर चुका है, जब वह रांची भागकर पहुंचा था और वहीं एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। हमने उसका अंतिम संस्कार भी किया। सरकारी अफसरों ने रांची जाकर जांच भी की, लेकिन उसकी मौत की कोई पक्की पुष्टि नहीं हो पाई। सच तो यह है कि नटवरलाल ने अपनी मौत को भी ठग लिया था। आज भी जब कोई बड़ी ठगी होती है तो लोग कहते हैं, अरे ये तो नटवरलाल निकला। उसका नाम अब ठग का पर्यायवाची बन चुका है। न जाने कितने ठग आए और चले गए, लेकिन ठगी की दुनिया का बादशाह सिर्फ एक ही रहा, नटवरलाल। उसका दिमाग बेहद तेज था। काश उसने इसे सही दिशा में लगाया होता तो शायद देश को उसका फायदा मिलता, लेकिन उसने अपनी समझदारी को ठगी और धोखे में ही झोंक दिया। हिंसा किए बिना, डराए बिना उसने लाखों लूटे। फिर भी सच यही है, वो एक चोर था, और चोरों की जिंदगी 2 ही रास्तों पर खत्म होती है, या तो सलाखों के पीछे या फिर हमेशा भागते भागते। दोस्तों, ये थी नटवरलाल की दास्तान। एक ऐसा इंसान जिसने ताजमहल से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला और अपनी मौत को भी रहस्य बना दिया। अगर कहानी ने आपको हैरान कर दिया हो तो बताइएगा कमेंट में, आपको नटवरलाल जीनियस लगता है या सिर्फ एक क्रिमिनल? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही कहानियां जो आपकी आंखें खोल देंगी। रिवीलिंग आइज अब आपसे ले रहा है इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में।